चलो guys, so start the class. How's the comfort in polynomials now? Good? Perfect? बीच में कहीं? ठीक है, हो जाएगा. परफेक्ट नहीं भी तो हो जाएगा. कैसे है कि लाइफ कहते शो मस्ट गो ऑन, ऐसे बोलते शो मस्ट गो ऑन. तो चैप्टर तो अगला स्टार्ट करना पड़ेगा. एक चैप्टर करते रहेंगे तो वेटेज है इसकी 2 नंबर की, तो 80 में 2 मार्क्स भले ही मिल जाए लेकिन बाकी 78 चले जाएंगे. राइट, तो आगे बढ़ना है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है विच इज़ कॉल्ड सिंपल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, SLE, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, बहुत सबसे आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ योर 10th ग्रेड. कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी डिफिकल्टी वर्ड प्रॉब्लम्स की आती है इसमें. इसमें कैसा है, इसका जो पोर्शन है, जस्ट टू गिव यू अ व्यू, इसका जो पोर्शन है उसमें 5 मार्कर, इसमें 5 मार्कर एक आता है इससे हमारा सेक्शन डी में. आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एक सेक्शन डी होता है और उसमें से एक 5 मार्कर इसका आता है. इसमें कभी कभी क्या होता है कि वो कभी कभी स्कूल इसमें 2 क्वेश्चन देते हैं और उसमें और लगा होता है, मतलब डू दिस और डू दिस. राइट, ये पिछले 2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ. तो ये जो एक क्वेश्चन होता है ये होती है वर्ड प्रॉब्लम और ये होती है ग्राफिकल वे से सॉल्व करने वाली एक इक्वेशन. ठीक है, तो अभी हो शायद इसलिए से देते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले कि जिन बच्चों को वर्ड कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी प्रॉब्लम है, विच स्टूडेंट्स हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन कॉम्प्रिहेंडिंग अ वर्ड प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग इक्वेशन ऑल दैट, दे कैन पॉसिबली पिक अप दिस. ठीक है, दे कैन पॉसिबली पिक अप दिस. लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी किसी सेट में या फिर किसी किसी ईयर में कंप्लीट ये और ऑप्शन होता ही नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि वर्ड प्रॉब्लम ही होती है और पार्ट नहीं होता है. इनका ये और पार्ट का फॉर्मेट फिक्स नहीं है. समटाइम्स दे गिव और पार्ट इन समथिंग, समटाइम्स मतलब इट्स टोटली रैंडम. तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आई तो आपके 5 मार्क सीधा स्टिक पे आ जाते हैं अगर ये चॉइस नहीं है तो. और कभी कभी ये जो ग्राफिकल वाला है ये 3 मार्कर में भी आ जाता है, सेक्शन सी. तो अगर ये 3 मार्कर में चला गया तो ये तो पक्का अकेला बच गया. तो ये आपको टैकल करना ही पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ, इन ईयर 2025, नॉट दिस ईयर, 2025 में वर्ड प्रॉब्लम एक आई. वो वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहानी हुई, इसमें लग गया, आपने ग्रेड 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, याद आया नाम? उसमें एक टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट. राइट, इन्होंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को उठा के एक वर्ड प्रॉब्लम बना दी 5 मार्कर. तो जिसको ये चीज़ याद ही नहीं थी, जो स्टूडेंट भूल चुके थे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे टैकल करते हैं, तो कोई अगर इक्वेशन बना देगा तो आप सॉल्व कर लोगे. बट अगर आप गाइस, आपका वो वाला क्लास है, तो ये जो आपने इक्वेशन अगर बना ही नहीं पाए आप, तो सॉल्व क्या करोगे गाइस? मैं बहुत लकी था, मैं बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम मेरी एक वर्कशीट में थी, ये एग्जैक्टली सेम सिंपल इंटरेस्ट वाली. बहुत पहले मैंने जब टीचिंग स्टार्ट करने क्वेश्चन, तब मैंने ये कुछ वर्कशीट फॉर्म किए थे, उसमें एक क्वेश्चन ये था. और वो वर्कशीट मैंने एग्जाम के पहले बच्चों को बाई चांस दे दी थी. उन्होंने, कुछ बच्चों ने की थी, कुछ बच्चों ने नहीं की थी, क्योंकि लास्ट की बात थी. जिन्होंने की थी वो तो 5 मार्क में आराम से करते हुए आ गए, और जिन्होंने नहीं की थी वो ये इसको कर नहीं पाए. मतलब कुछ लिखा उन्होंने, स्टेप मार्क मिले उनको 2-3 ऐसा हुआ, लेकिन मामला अच्छा नहीं रहा उनका. एक भी 5 मार्कर आपको गड़बड़ हो गया तो मतलब आप बैड जोन में चले जाते हो ना. एक भी 5 मार्कर आपको अगर बैड गड़बड़ हुआ, यू आर फ्रॉम गुड टू बैड, क्योंकि 5 MCQ गलत करोगे तब इसके बराबर मार्क्स कम होंगे ना. तो वैसे होता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है. चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन वर्ड कॉम्प्रिहेंशन इज अ जर्नी. ये वर्ड कॉम्प्रिहेंशन आपका चलता रहेगा मतलब एज यू गो नो अहेड इन ग्रेड 10, आगे जाओगे आप, 1 साल निकलेगा, आपका वर्ड कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए. वर्ड कॉम्प्रिहेंशन का जो एज होता है इंप्रूव होने का, वो साइंटिफिकली प्रूवन 10 से 12 साल के एज तक होता है वर्ड कॉम्प्रिहेंशन. सो जिन बच्चों का सॉरी टू साउंड हार्श, जिन बच्चों का वर्ड कॉम्प्रिहेंशन 8th या 9th तक मैक्स नहीं इंप्रूव हुआ है,
थोड़ा सा चांस कम हो जाता है आपका न्यूरल नेटवर्क जो है कि आप वर्ड कॉम्प्रिहेंशन वाली प्रॉब्लम को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ। लेकिन ये सब ट्रेंड्स हैं, अगर आप ठान ही लो कि मुझे अपना वर्ड कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना ही है तो कौन आपको रोक सकता है, राइट? तो ये याद रखना कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में इशू है सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर वर्ड प्रॉब्लम्स अ लॉट, राइट? क्योंकि यहाँ से 5 मार्कर उठ के आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज अ पीस ऑफ केक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर आने वाला है। पॉलिनोमियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज दिस। चलो, सो लीनियर इक्वेशंस किस तरीके की होती हैं? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जिन लोगों को लग रहा है कि ये a1 a2 क्या है, देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब कुछ नंबर्स हैं। दैट्स, ये मान के चलो ये कुछ नंबर्स हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है आपके पास उसका 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और हो सकता है x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। बट क्या है, अभी हमको इन जनरल अगर लिखना है तो हम कोई एक इक्वेशन नहीं लिख सकते ना। तुम कैसे लिखेंगे? सम वेरिएबल a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अब साइमल्टेनियस क्यों है, लीनियर क्यों है, इक्वेशन क्यों है? साइमल्टेनियस क्योंकि दोनों एक साथ देख रहे हैं हम, साइमल्टेनियस। लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 1 है, और इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिखा है दैट इज अ इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने से पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कब ये सॉल्वेबल होती हैं, कब ये सॉल्वेबल नहीं होती है। सॉल्व करना इजी है। तो नाउ फर्स्ट हेडिंग इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में गाइस 3 सिचुएशंस आपके साथ बन सकती हैं। 3 सिचुएशंस आपके पास बन सकती हैं। पहली सिचुएशन, कंसिस्टेंट with one unique solution. This is the most likely condition. Consistent with one unique solution, मतलब एक कोई x और एक कोई y का पेयर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट विद वन यूनिक। दूसरा होता है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली many solutions। मतलब यहां पे सिर्फ एक सोल्यूशन आता है, यहां पे जितने चाहिए उतने सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज कंसिस्टेंट लेकिन इनफाइनाइटली, मतलब सोल्यूशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब क्या, या तो यूनिक हो या फिर यूनिक ना हो, इनफाइनाइटली मैनी हो। दोनों केस में ही कंसिस्टेंट बोला जाएगा। एक सोल्यूशन है या हजारों सोल्यूशन है, दोनों केस में कंसिस्टेंट बोला जाएगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मींस नो सोल्यूशन। व्हेन द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट सॉल्वेबल पर इनकंसिस्टेंट। तो हमें इनको 3 चीजों को ग्राफिकली समझना है और एल्जेब्राइकली समझना है। कैसे समझना है? ग्राफिकली भी समझना है और एल्जेब्राइकली भी समझना है कि इन तीनों कंडीशंस में क्या मतलब है और कब कब कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा केस है? देखो लाइफ में आपने पढ़ रखा है बहुत पहले कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हेन यू ड्रॉ दिस यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर आपने 9th में ड्रॉ भी किया है सब, राइट? कोई भी लीनियर इक्वेशन x और y में अगर आप इसको ड्रॉ करोगे कोऑर्डिनेट प्लेन में तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कोई ऐसा जिसको ये चीज़ नहीं पता है, अगर 9th आपने नहीं पढ़ा हो तो याद रखो कि ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो पहली इक्वेशन है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ किया और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया आगे। जस्ट इमेजिन दिस इज वन, लेट्स कॉल दिस लाइन 1 L1 L1। अब हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है, वो है L2 एंड दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हमने ड्रॉ किया तो ये कुछ ऐसी आ रही, राइट? सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ जस्ट लुक एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x1 कॉमा, ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये x है, ये y है, तो ये कुछ x1 है और ये कुछ y1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स x and y1 है। डू यू गाइज एग्री कि अब इन्होंने यहाँ कट कर लिया है, अब इसको तुम एक्सटेंड करते रहो, दे विल नॉट कट अगेन, बिकॉज इस पॉइंट के बियॉन्ड इधर कट नहीं करेंगे, इस पॉइंट के बियॉन्ड इधर भी कट नहीं करेंगे। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे कट ओनली वंस, राइट? इसके बाद ये कट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये दोबारा ऑब्जर्व नहीं होगा। तो दिस इज अ यूनिक पॉइंट। कैसा पॉइंट है? ये यूनिक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन L1 पे भी है और ये लाइन पॉइंट L2 पे भी है। अगर कोई आगे बोले कि ये पॉइंट लाई करता है L1 लाइन पे तो बोलोगे यस सही बोल रहे हो। तो दूसरा बोले नहीं 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 ये तो L2 पे लाई करता है, बोले हाँ तुम भी सही बोल रहे हो, क्योंकि तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों पे लाई करता है। इसका मतलब x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं x1 y1 डाल दूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं x1 y1 को यहाँ डाल दूँ तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दैट मीन्स दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीज टू पेयर ऑफ लाइन्स। ये आपने 9th में किया है, लाइन ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला हुआ है, राइट? सो उसी का एक्सटेंशन है। अब हम ये बस ये बोल रहे हैं कि x1 y1 is a unique solution। बस इतना ही आंसर और लिखना आगे। तो लाइन ड्रॉ करनी है दोनों। और अब लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है? लाइन ड्रॉ करने का, अगर आपने लाइन का तो ड्रॉ रिकॉल करा दूं आपको, किसी को नहीं याद है लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मेन कहानी उसी के लाइन ड्रॉ करने की। इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ किया, जहां पे इंटरसेक्ट किया यूनिक पॉइंट ये हमारा होगा। अब ये पहला केस था जब दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। जिनको नहीं याद है कैसे हम ड्रॉ करते हैं, आई विल टेल व्हेन आई टेक वन एग्जांपल, आई विल टेल हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन्स। सो दिस इज ग्राफिकल वे, सॉरी हाँ दिस इज ग्राफिकल वे टू आइडेंटिफाई। अगर मान लो यही चीज कोई मुझे आके पूछता कि सर ये आपने जो पूरा नाटक किया, ये सब जो किया आपने, कि सिर्फ ये पता करने के लिए कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है या फिर इनका यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, दिस इज लाइक ओवरकिल यार। मतलब एक छोटी सी चीज पता करने के लिए हम इसको ड्रॉ करें, फिर इसको ड्रॉ करें, फिर देखें कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अच्छा तब बोले कि हाँ ये कंसिस्टेंट है विद यूनिक सोल्यूशन। मैं ये बोल रहा हूं कि ये काम जरूरी तब होता जब हमें किसी ने सोल्यूशन निकालने के लिए पूछा होता।
कि सोल्यूशन निकाल के बताओ, तब तो ये काम जस्टिफाइड है। लेकिन किसी ने सिर्फ ये पूछा होता कि यार इनको देख के बस मुझे इतना बता दो, मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, मैं बोल रहा हूँ मुझसे इतना बता दो कि क्या ये कंसिस्टेंट है विद यूनिक सोल्यूशन। तो बोले रुको पहले मैं ये करता हूँ, बोले जाओ यार तुम बेकार आदमी हो, इतना कुछ कर रहे हो, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि सिर्फ बता दो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए एल्जेब्राइक वे यूज़ करते हैं। उसका कंडीशन है बहुत सिंपल। इनको आप दोनों इक्वेशंस को पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए। मतलब क्या कि अगर मान लो कुछ इधर उधर है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड सबको इधर ले आइए, सारे टर्म्स को इधर ले आइए और उधर सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया, आपने नाइसली इन इक्वेशंस को ऐसे ले आउट कर लिया। ले आउट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ रेशियो निकालने हैं। A1/A2 निकालना है, और आपको B1/B2 निकालना है, और आपको C1/C2 निकालना है। निकाल सकते हो विद साइन। ये प्लस दिख रहा है लेकिन ये माइनस भी हो सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन 2x - 3y - 6 हो सकती है, तो विद साइन इनकी वैल्यूज ये निकाले हैं। ये दोनों मान लो निकाले आपने, A1/A2 निकाला और B1/B2 निकाला। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आया, इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, आपको इसको उठा के फेंक देना, तुम किसी काम के नहीं हो, कहानी यही खत्म हो गई। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सीधे आ गया कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना मेरे स्कोप में कभी था ही नहीं, मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या किया, दिस रेशियो देखा कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब जरा अपनी बुक खोलो, आप लोग एनसीईआरटी सेक्शन में आओ, पेज नंबर बताता हूँ आपको अभी मैं, पेज नंबर 54 पे आओ। पेज 54 पे आओ। पेज 54 पे आने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग A1, A2, B1, B2 ऑल दैट, टेल वेदर दीज लाइन्स रिप्रेजेंट पैरेलल, ओके इन्होंने ग्राफिकल वे का इंटरप्रिटेशन किया। पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, 5x - 4y इज इक्वल टू 8, और दूसरी +8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इन्होंने दिया है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन दी हुई है। अब हमें पता करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन वाली है कि नहीं है। क्या करोगे, A1/A2, अब तो ये तो इस फॉर्म में लिखी हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो गया 5/7, ये हो गया -4/6, अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये 5/7 आ गया और ये आ गया -2/3। ये क्या है, A1/A2, और ये क्या है, B1/B2। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब क्या आ रहा है, A1/A2 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू B1/B2। सामने देखो 5/7 कभी -2/3 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये होते ही हम बोल सकते हैं कि these are consistent with यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। These two lines, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमको, हम सिर्फ ये चेक करके बता रहे हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन, ये यूनिक सॉल्यूशन था जो ये वाला केस था, इसकी कंडीशन हमने पढ़ ली, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये वाले कंडीशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये लाइन कुछ इस तरीके की होती है गाइस, पहले समझ लो ये लाइन होती कैसी है। एक लाइन मान लो इस तरीके की है, आपने ड्रॉ करी, और दूसरी लाइन आपने ड्रॉ करी वो इसी के ओवरलैपिंग है। अब क्या हम बात कर रहे थे यूनिक सोल्यूशन की, यूनिक में क्या था, एक ऐसी एक ऐसी, एक पॉइंट आता था। अब जरा इसको देखो, ये येलो लाइन और ये ग्रीन लाइन दे आर ओवरलैपिंग, तो इसका मतलब